ये जो आज हम लोगों का ये पॉडकास्ट सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें द आइडिया है कि हमारी एक पहल है ये, जिसमें कि हम ऑन्को टॉक्स करके सुचित्रा कैंसर केयर की तरफ से एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं ये समझने के लिए कि कैंसर को कैसे जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें और उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और किस तरीके की डिजीज़ का, जिसको प्रोग्नोसिस कहते हैं, वो सब क्या होता है। और जो इस पूरे कन्वर्सेशन का एक संदर्भ ये है कि हम बिहार में बोधगया में मिल रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से बिहार, यूपी, ये जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है जहाँ हमारी एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम्स अभी भी थोड़े सॉर्ट ऑफ पीछे हैं, तो उसमें कैसे कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़े ताकि पेशेंट्स का बेहतर इलाज हो पाए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें आपका बहुत स्वागत है सर। आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही, ये आप कैंसर के फील्ड में कैसे आए। तो मेरा स्टार्ट हुआ एमबीबीएस से। एमबीबीएस में गया, अपनी एमडी के में गया। फिर एमडी में मेरे एक सीनियर रेजिडेंट होते थे, तो वो इंटरेस्टेड थे ल्यूकीमिया पेशेंट्स देखने में, तो उनके साथ जब मैं काम करता था मेरा भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो उस वक्त की बात है जब उनके साथ काम कर रहा था। फिर एमडी के बाद मैंने यूएस जाने के एग्ज़ाम्स दिए, वहाँ से फिर मैं विदेश गया। फिर वहाँ पे 5 साल रहा, वहाँ कैंसर के बारे में पढ़ाई करी, और उधर 5 साल रहने के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इंडिया वापस आऊँ। बहुत ही मैं लकी रहा कि मुझे एम्स में नौकरी मिल गई। फिर एम्स में मैंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में ज्वाइन किया जी, और तब से मैं वहीं पर हूँ। 2002 से मैं वहीं पर हूँ, वहीं पे नौकरी करता हूँ और कैंसर के मरीज़ देखता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ, और उनके बारे में रिसर्च भी होती है और उनके बारे में ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आप यूएस में जो थे, जो एमएलई वाला जो आपने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें वहाँ पे जाके आपने क्या पढ़ाई करी? क्योंकि यूएस के लिए वो कहते हैं जैसे उनका एक वो मून शॉट प्रोजेक्ट था कैंसर के लिए, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिसर्च और नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त की बात है जब मैं गया था, तो बहुत ज़्यादा इधर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तब नहीं थे जी। तो ये 90s की बात है, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में हर प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। तो ये 90s की बात है, तब यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटिवली कम थे जी। तो अब तो यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अब तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कमी नहीं है जी, और वहाँ पे सीख कर आए। और ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँ कि वहाँ पर कुछ मैंने आज की डेट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप वहाँ सीखेंगे, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और भी होती है, जब भी आप एक नई जगह जाते हैं, उस प्लेस के बारे में आप सीखते हैं, वहाँ पर एक नई चीज़ सीखते हैं, नई अप्रोच सीखते हैं जी। यही मैं अगर बोलूँ, मैं एम्स में मैं नौकरी करता हूँ, अगर मैं दिल्ली में भी किसी और अस्पताल में जाऊँगा तो एक नई अप्रोच भी मिलती है। तो और कई बार मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आप एक मरीज़ को जब ट्रीट करते हैं तो कई अप्रोचेस होती हैं। अल्टीमेटली सबका एम यही होता है कि हम मरीज को ठीक करें जी। इसको मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ, हमने अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो कई लोग प्लेन में जाते हैं, कई लोग ट्रेन से जाते हैं, कई लोग कार से जाते हैं, अल्टीमेटली पहुँचते तो बम्बई हैं जी। तो आपकी जर्नी आपको है कि आपको बॉम्बे पहुँचना है, तो एक अप्रोच आप डिवेलप करते हैं, और कई बार जिसको जो सूट करता है वो आप अप्रोच लेते हैं। अल्टीमेट एम हर डॉक्टर का, फिजिशियन का यही होता है कि आप उसको ठीक कर सकें। बिहार से तो हम लोग अक्सर ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाते हैं, और जो मरीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा एम्स जिसमें आप काम करते हैं वहाँ पे जाते हैं। तो ये इसमें आपका बिहार के पेशेंट्स को ट्रीट करने का कैंसर में क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या तो मैं ये बोलूँगा, मैं रीजनल बात पे नहीं जाऊँगा, पर मैं ये कहूँगा कि सरकार की ओर से जो इतने सारे अब एम्स बन गए हैं जी, और उनमें बहुत सारे ग्रो भी कर गए हैं, और कई उन सेंटर्स में कैंसर का ट्रीटमेंट अब स्टार्ट भी हो गया है जी। तो उससे हमारी उम्मीद है कि आने वाले 10 वर्षों में जो ये लोड है इंडिया का डिफ्यूजली ट्रीट हो। हाँ जी। और ऐसा ना हो कि 1, 2, 3, 4 सेंटर में ट्रीट हो, बल्कि पूरे देश में हर प्रांत में ट्रीट हो। यही सरकार की इच्छा भी है और उस पे सरकार काम कर भी रही है जी।
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा, ये एफर्ट जो है सरकार का। जी। अच्छा, आपने अभी शेयर किया था कि आप ल्यूकेमिया पे जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और आप बच्चों के अंदर जो कैंसर पाए जाते हैं उनका भी आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बच्चों के अंदर कौन से कैंसर प्रेवलेंट है? सो बच्चों, मेरा मेजर इंटरेस्ट है ब्लड कैंसर्स में और लिम्फोमाज में। लिम्फोमा अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो गांठों का कैंसर होता है, कई बार गले में गांठें बन जाती हैं, उनका गांठों का कैंसर। और इसके अलावा एक और मेजर इंटरेस्ट है हमारा सार्कोमास का, जो बोन में होता है, सॉफ्ट टिश्यू में होता है, मांस का कैंसर होता है, इनके बारे में ट्रीट करते हैं। तो जो ब्लड कैंसर हैं बेसिकली जो हैं, अगर हम बच्चों में देखें तो सबसे कॉमन होता है जिसका नाम है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बड़ों में जाएं तो ये जो एक्यूट कैंसर है जो सबसे कॉमन है वो है AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक और प्रकार के कैंसर होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये वाला कैंसर जो है उसमें इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये स्लो ग्रोइंग होता है। आज की डेट में जब मैं पढ़ाई करता था तो क्रोनिक माइलॉइड कैंसर में जो ट्रीटमेंट था वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। साइंस की बढ़ोतरी इतनी हो गई है कि आज की डेट में CML का जो ट्रीटमेंट है एक गोली से होता है। और सिर्फ एक टैबलेट लेनी होती है रोज पेशेंट को, और उस टैबलेट के लेने से आज की डेट में जो एक CML पेशेंट का क्योर रेट है या जो सर्वाइवल है उतना ही है जितना एक उस पर्सन का है जिसको कोई कैंसर नहीं है। सो दैट इज द ग्रोथ इन साइंस। साइंस में इतनी ग्रोथ हो गई है। जो एक्यूट ब्लड कैंसर है उसमें आपको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बॉडी पे एकदम होता है, सीवियरिटी ज़्यादा होती है, और इन सब का भी ट्रीटमेंट आजकल मेडिसिन से किया जाता है। तो ये बच्चों के अंदर ये जो कैंसर होता है जैसे ल्यूकेमिया तो ये किसी भी उम्र के बच्चों को हो सकता है या कोई मतलब ग्रोइंग स्टेज में, या कैसे चलता है? जो ब्लड कैंसर हैं फ्रॉम बर्थ टिल द एंड ऑफ लाइफ, टिल 80 years 85 years, किसी भी एज में हो सकता है। सिर्फ जो प्रपोर्शन ऑफ कैंसर है बच्चों में ज्यादा कॉमन है ALL और बड़ों में ज्यादा कॉमन है AML। और ऐसा नहीं कि AML बच्चों में नहीं होता और ऐसा नहीं कि ALL बड़ों में नहीं होता, पर प्रपोर्शन उनका ज्यादा है। ये न्यू बॉर्न्स में भी होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी होता है। पर बहुत सारे ब्लड कैंसर्स जो ALL के हैं उनकी एक पीक एज होती है 3 से 6 साल के बीच में। और ये काफी क्योरेबल कैंसर्स होते सीरियस हैं लेकिन काफी हद तक क्योर हो जाते हैं। काफी लोगों में मैं समझता हूँ आज की डेट में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि 70 to 80% पेशेंट्स हम इनके क्योर कर पाएं। और आपका जो एम्स में अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में एक टाइम में कितने बच्चों को आप लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या किस तरीके की वॉल्यूम रहती है? देखिए, वॉल्यूम एम्स में बहुत ज़्यादा है। जो वो वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि एम्स इज अ रेफरल सेंटर, सरकार का बहुत सपोर्ट है, इसलिए बहुत सारा लोड आता है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, एम्स का लोड इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। बिकॉज इट इज अ रेफरल सेंटर। तो उस लोड से आप पॉपुलेशन का एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन का एस्टिमेट पॉपुलेशन में जाकर होता है, हॉस्पिटल से जाके नहीं होता। हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल बेस्ड डेटा मिलता है। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, मेरा एक ये कहने का मतलब था। एम्स में ऑब्वियसली क्योंकि रेफरल सेंटर है, सपोर्ट है, तो आते ही हैं पेशेंट। हमारे पास लगभग एक साल में अगर मैं बच्चों के ही कैंसर बोलूं तो मोटा मोटा करीब 800 से 1000 बच्चे हर साल आते हैं जिनको कैंसर होता है। और पेरेंट्स को या जो जनरल फिजिशियंस हैं उनको क्या बच्चों के अंदर क्या सिम्टम्स को वॉच आउट करना चाहिए जिससे कि ये कैंसर
जल्दी से जल्दी पकड़ा सके? देखिए, जो बच्चों में कैंसर है, आधे कैंसर होते हैं ब्लड कैंसर या लिम्फोमास, और बाकी 50% होते हैं सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर का मतलब है अंग के कैंसर, जैसे ब्रेन का कैंसर, किडनी का कैंसर, बोन का कैंसर, तो अंग के कैंसर जिसको बोलते हैं। तो जो ब्लड कैंसर होते हैं उसमें आमतौर पे जो सिम्टम होता है वो होते हैं फीवर जो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि ये ब्लड कैंसर है तो बोन मैरो में जो हमारे 3 प्रकार के सेल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। एक हो गया हीमोग्लोबिन, ये पेशेंट का कम हो जाता है। प्लेटलेट्स जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं वो भी कम हो जाती हैं, और जो वाइट सेल काउंट है जिसको हम WBC या TLC कहते हैं वो काउंट बढ़ जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। तो इन तीनों से सिम्टम रिलेटेड होते हैं, एनीमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी, और वाइट सेल जब अफेक्ट होते हैं तो इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है। जैसे बड़ों को कैंसर होता है तो अक्सर वेट लॉस भी ब्लड कैंसर में हो सकता है, पर आमतौर पे क्या होता है ये एक्यूट होते हैं, तो आमतौर पे 3-1 हफ्ते में ही मरीज इतना बीमार हो जाता है कि वेट लॉस का मेजर टाइम नहीं मिलता। अगर एक्यूट ल्यूकीमिया 2-2.5 महीने ट्रीट ना हो और बार बार डॉक्टर के पास जाता रहे तो उसमें वेट लॉस भी हो जाता है। जी। तो फिर ये डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका जो डायग्नोसिस है एक बहुत सिंपल टेस्ट है, CBC, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को देखने से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट में शायद कोई ऐसी चीज हो जो सीरियस हो। तो फिर आप अगला स्टेप करते हैं जिसको कहते हैं पेरिफेरल स्मीयर। आप ब्लड की एक बूंद लेते हैं और एक ग्लास स्लाइड पे उसको स्प्रेड करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कोई खराब प्रकार का सेल तो नहीं आपको दिख रहा। तो ये यदि वो सेल दिखता है तो फिर हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं, और उसमें फिर तमाम टेस्ट होते हैं। पहले तो सिर्फ बोन मैरो को देखा जाता था, आज की डेट में क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है तो बोन मैरो सेल्स पे हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं जो बताता है कि ब्लड कैंसर किस प्रकार का है। फिर उस पर हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जीन्स की टेस्टिंग करते हैं, और उससे आगे ट्रीटमेंट पर भी हमारा डिसीजन मेकिंग होती है। और ये आपके एक्सपीरियंस में ये जो टेस्ट्स हैं ये कितने इजीली अवेलेबल हैं अब आज की डेट में? तो बड़े सेंटर्स में तो हैं जी, अगर मैं छोटे सेंटर लूँगा तो इजीली अवेलेबल नहीं हैं जी। पर जिन सेंटर में ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर ये टेस्ट ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। अगर अवेलेबल उस सेंटर में नहीं होते तो आउटसोर्स किए जा सकते हैं। कई लैब्स हैं जो इन टेस्ट को कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो सेंटर ट्रीट कर रहा हो उसी हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हो रहे हों। जी जी जी। तो मतलब जैसे अब यूपी बिहार इस कंटेक्स्ट से हम आ रहे हैं, तो यहाँ जो पेशेंट यहाँ मतलब कैसे ये डायग्नोसिस होगा ताकि वो सही मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे? बेसिक डायग्नोसिस तो मैं समझता हूँ एक छोटे से नर्सिंग होम में भी हो सकता है। बेसिक डायग्नोसिस कि पेशेंट को ब्लड कैंसर है कि नहीं, ये तो एक नर्सिंग होम लेवल पर है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अ ब्लड स्मीयर, जो कि मतलब आपको एक बेसिक एक्सपर्टीज चाहिए माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। तो उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा कि ये डायग्नोज नहीं हो सकता। उसके जो जेनेटिक टेस्ट हैं, टाइप्स हैं, ये भी आजकल अगर मैं मेजर सिटीज़ बोलूँ, मैं जैसे पटना ले लूँ, कानपुर ले लूँ, लखनऊ ले लूँ, इनमें कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ये डायग्नोसिस ना होता हो और इनके स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी ना होते हों। इन सब जगह ये टेस्ट होते हैं, और कुछ और भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट अगर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ना हो रहे हों, वहाँ पर लैब्स हैं जो वो टेस्ट का सैंपल लेके दिल्ली या बॉम्बे या कहीं और भेज के उनका रिपोर्ट 2 हफ्ते में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको जस्ट एक्सप्लोर करना है कि कहाँ करना है। हर चीज़ एक रूफ में होनी ज़रूरी नहीं है। हम जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन, जैसे हम कहते हैं एक डॉक्टर को हर चीज़ आनी ज़रूरी नहीं है, पर उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपना काम कैसे करवाना है। तो ऐसे ही टेस्ट भी हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही रूफ में सारे टेस्ट हों। कुछ हो सकता है कोई लैब्स हो जो वो टेस्ट करें, वहाँ पे करवा सकते हैं।
और क्योंकि ये बच्चों का कैंसर है तो आई थिंक कि इसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ ट्रॉमा है, बोथ फॉर पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए भी थोड़ा वनरेबिलिटी ज़्यादा है, दर्द और तो उसको मतलब उसको एज अ डॉक्टर आप लोग कैसे, हाउ डू यू लुक एट दैट ह्यूमन एंगल, उसको कैसे एड्रेस करते हैं? सो ऑब्वियसली कैंसर किसी में भी होता है, बड़ों में या बच्चों में ट्रॉमा होता ही है जी। फैमिली को भी ट्रॉमा होता है, यहाँ पेरेंट्स को ट्रॉमा होता है, बड़ों में हस्बैंड वाइफ भाई बहन सबको ट्रॉमा होता है। तो ऐसा नहीं कि ट्रॉमा नहीं होता, मैं ये बात नहीं बोलूँगा। बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें कुछ चैलेंजेस होते हैं ट्रीटमेंट के, क्योंकि बच्चे गिरते भी बहुत जल्दी हैं और ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं, तो आपकी सतर्कता ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन एक चीज़ मैं पॉजिटिव वे में आपको ये बताना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि बच्चों में बहुत सारे कैंसर ट्रीटेबल है। अगर मैं 100 कैंसर लेके चलूँ तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में 70% कैंसर क्योर हो जाने चाहिए। हमारे देश में थोड़े कम हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्योर नहीं हो रहे, बहुत सारे कैंसर क्योर हो जाते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप कैंसर सर्वाइवर्स का है और जो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे चाइल्डहुड कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकीमियाज आर हाईली क्योरेबल। सो आर द लिम्फोमाज, सो आर द सार्कोमाज। हाँ, सार्कोमा जो स्प्रेड हो गया हो, अगर जिसको कहते हैं कि अगर सार्कोमा एक बोन का लंग्स में और कई बाकी जगह पहुंच गया तो उसमें क्योर नहीं कर पाते, लेकिन उसमें भी हम पैलिएट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी लाइफ बेटर करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे आपने बताया, उसमें क्या होता है, जैसे ल्यूकीमिया में या लिम्फोमा में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कीमोथेरेपी से काफी ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास प्राइमरीली ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी प्राइमरीली। जी जो सॉलिड ट्यूमर है, जो अंग के कैंसर हैं, जैसे बोन का कैंसर, किडनी का कैंसर, उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर, चेस्ट वॉल का कैंसर, जो हमारी पसलियां होती हैं उनमें कैंसर, ये जो सॉलिड ट्यूमर के कैंसर होते हैं, इसमें हमारी अप्रोच आमतौर पे रहती है, पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, उस ट्यूमर को छोटा करते हैं, उसके बाद सर्जन उसको इजीली ऑपरेट कर पाता है। कीमोथेरेपी देने का एक जो रीज़न ये होता है, पहले ये होता है कि ट्यूमर छोटा हो जाए जिससे सर्जन के लिए ऑपरेशन इजी हो सके। साथ ही साथ जो पहले हम कीमो देते हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो ट्यूमर कई बार उसकी माइक्रो मेटास्टेसिस होती हैं। माइक्रो मेटास्टेसिस का मतलब है माइक्रो वर्ड मतलब स्मॉल, जो हमें दिख नहीं रही, तो कई बार पिकअप नहीं होती, वो उनको भी मार देता है। फिर हमने कीमोथेरेपी दी, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कई बार कुछ ट्यूमर में रेडियोथेरेपी भी एडिशनली देनी पड़ती है, और उसके बाद हम कीमोथेरेपी और भी देते हैं जिसको हम टर्म यूज करते हैं एडजुवेंट, यानी एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी। तो ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है एक सॉलिड ट्यूमर के कैंसर का, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। आज की डेट में एडिशनल चीजें एक और हो गई है, टारगेटेड थेरेपीज। जी, इम्यूनोथेरेपी उसी कैटेगरी में आएगी या? वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सवाल रेस कर रहा है तो मैं आपको बता दूं। टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि कैंसर में कोई उसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन एक्सप्रेशन हुआ, कोई प्रोटीन मिला और उसके खिलाफ आपने ड्रग डेवलप करा जो उस प्रोटीन या एंटीजन के ऊपर टारगेट करके उस सेल को मारेगा, तो वो टारगेटेड हो गई थेरेपी। टारगेटेड, जैसे हम कहते हैं टारगेटेड मिसाइल, ऐसे ये टारगेटेड थेरेपी हो गई। हमारी उम्मीद ये होती है कि ये जो प्रोटीन या एंटीजन मिल रहा है बाकी बॉडी के सेल्स में ना मिले। अगर बाकी बॉडी के सेल्स में होता है तो फिर उसका साइड इफेक्ट बाकी सेल्स पे भी जाता है, पर कई बार ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसे टारगेट होते हैं जो सिर्फ ट्यूमर में होते हैं, तो ये किस्म की टारगेटेड थेरेपी है। तो टारगेटेड थेरेपी फिर कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे? उस लिहाज से सोचो तो कम, लेकिन उसके भी अपने यूनिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसके मैं ये बोलूंगा कीमोथेरेपी वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर अपने यूनिक साइड इफेक्ट्स होते हैं।
ठीक है। अब आपने इम्यूनोथेरेपी का भी जिक्र करा, तो इम्यूनोथेरेपी का सिंपल भाषा में मैं आपको समझना ये बताऊं, ऐसा है कि अगर हम सेम ट्यूमर लें, सेम उसकी जेनेटिक चेंजेस हों, दो इंडिविजुअल में एक सा बिहेव नहीं करते। एक सोच ये है कि एक सा बिहेव इसलिए नहीं करते कि एक हमारी फाइट होती है हमारे इम्यून सेल्स की और कैंसर की, एक जंग छिड़ी होती है। अगर इम्यून सेल जीत जाता है तो कैंसर मर जाता है। तो कैंसर का काम क्या है? कैंसर का काम है जो इम्यून सेल्स कैंसर के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो उसके लिए कुछ नाकाबंदी करे कि वो इम्यून सेल उसके ऊपर हमला ना कर सके। तो कैंसर का काम ये होता है कि वो नाकाबंदी कर देता है कि इम्यून सेल आगे बढ़ ना पाए। तो जो इम्यूनोथेरेपी है वो जो नाकाबंदी हुई है उसको रोक देता है। तो इम्यूनोथेरेपी सिंपल भाषा में है नाकाबंदी को वो हटा देता है जिससे बॉडी के नॉर्मल इम्यून सेल काम कर सके। ओके, तो टारगेटेड थेरेपी से मैकेनिज्म ये काफी अलग है। तो आपको मैंने सिंपल भाषा में बताया, जो नाकाबंदी हुई, जो ट्यूमर ने नाकाबंदी करी इम्यून सेल के प्रति, उसको हटाने का या एक दूसरा रास्ता ढूंढता है इम्यूनोथेरेपी। गुड। और इम्यूनोथेरेपी के तो फिर तो साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए। के यूनिक साइड इफेक्ट होते हैं। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट इस प्रकार के होते हैं, जैसे कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब कैंसर से लिंक नहीं, अलग वे में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट जिसको ऑटो इम्यून डिजीज, बिल्कुल ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। तो उस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके। तो वो होते, तो हर एक कोई भी दवाई के जी ऐसा बोलो साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर दवाई का अपना एक अलग प्रकार का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन कई और साइड इफेक्ट से डील करना भी हमारा काम है, डॉक्टरों का काम है, पेशेंट को हम बताते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको जिस चीज से आपकी जंग कैंसर से है, तो कैंसर को मारना है तो कुछ तो साइड इफेक्ट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर हम कुछ देंगे ही नहीं पेशेंट को तो कैंसर मार ही देगा। तो हमें तो फाइट करनी है कैंसर से, तो कई बार फाइट करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जी। तो और ये लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट कितना होता है? क्योंकि अक्सर एक ये भी रहता है कि कैंसर जैसी बीमारी में लोग चाहे वो पेरेंट्स हों या अगर अडल्ट है तो इंडिविजुअल अडल्ट फैमिलीज पूरी, जैसे आपने कहा, वो रिलोकेट होके कहीं, जैसे मैंने आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताया था, मदर को लेके बॉम्बे गए और कुछ महीनों के लिए वहाँ थे। तो ये बच्चों का कैंसर को लेके जो ल्यूकेमिया जैसे आप बता रहे हैं, देखिए जी, ट्रीटमेंट वुड वेरी फ्रॉम 6 months to 2 years, ब्रॉडली स्पीकिंग जी। सो दैट इज द ब्रॉड रेंज। अब हर बीमारी का अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है, कई में 6 महीने होता है, कई में साल होता है, कई में 9 months होता है, किसी में 2 से 3 साल भी चलता है। तो ब्रॉडली 6 months to 2 years, अगर मैं कोई एक सिंपल भाषा में बताना। एक सेम डिजीज में भी वेरिएशन हो सकता है, जैसे अगर ल्यूकेमिया है बच्चों का तो उसमें भी 6 महीने से 2 साल बिल्कुल हो सकता है। अगर AML की बीमारी लें तो उसमें ट्रीटमेंट इज फॉर 6 months जी। ALL की बीमारी लें तो ट्रीटमेंट इज फॉर 2 to 3 years। ओके। सो विद इन द सेम कैटेगरी ऑफ इलनेसेस ऑल्सो, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, कई बार स्टेज वेरिएशन भी होता है। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट में भी फॉर 3 to 4 months, एडवांस स्टेज में 6 to 8 months, कई ऐसा भी होता है। जैसे लिम्फोमा है, लिम्फोमा में अर्ली स्टेज में कई बार आपको 4 साइकिल ही देनी होती है, तो मोटा मोटा 3 महीने हो गया। अगर स्टेज 3-4 है तो 6 months कई बार देना होता है। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बेस्ड ऑन स्टेज टाइप। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां मेटास्टेटिक होती हैं। व्हेन आई से मेटास्टेटिक का मतलब है ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर स्प्रेड कर जाए, तो उसमें कई बार हमें disease, I mean the treatment is continued for years and years till such time बीमारी बढ़ती नहीं। एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि बीमारी ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूड टिल प्रोग्रेशन, यानी जब तक बीमारी बढ़ती नहीं तब तक आप ट्रीटमेंट देते रहते हैं, उसके बाद आप अगला ट्रीटमेंट देते हैं। और कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या है? कैंसर तो महंगी बीमारी है, ये कोई जी कॉस्टली है। तो सो आई वुड से जो बेसिक कीमोथेरेपी है और उसका जो मैनेजमेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कॉस्टली हैं। टारगेटेड थेरेपी और कॉस्टली हैं, इम्यूनोथेरेपी और भी कॉस्टली हैं।
एक रेलेवेंस ये भी सोचना पड़ता है कई बार कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है। तो जब भी हम देखिए, अगर कोई सब चाहते हैं कि सब कुछ मिले जी, पर कई बार उसका बेनिफिट बहुत मिनिमल होता है। जी। हो सकता है कि द बेनिफिट इज ओनली इन फ्यू वीक्स टू मंथ्स। इन रियल लाइफ दैट मे मैटर, मे नॉट मैटर, इट्स डिफिकल्ट टू से। तो ये इस संदर्भ में बात करना इतनी छोटी टाइम में इसका आंसर मिलना बड़ा कठिन है, ना मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पर एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और उसके ऊपर कई आर्टिकल्स भी आते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट है उसका रिलेटिव बेनिफिट टू पेशेंट कितना है। तो उसकी पूरी जर्नल्स हैं, इवैल्यूएशंस होती हैं और उस पर कई बार सरकार फैसला करती है कि इसको आप नेशनल पॉलिसी में लाओगे या नहीं लाओगे जी। सो इसके ऊपर भी पूरी एक पढ़ाई होती है। बिहार के कंटेक्स्ट में क्या एनालिसिस है कि कैंसर केयर कैसे डेवलप कर रहा है और व्हाट आर योर होप्स? तो पहली बात तो मैं बोध गया आया, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैं यहाँ के मंदिर में गया, उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार से मेरे को वैसे भी बहुत प्रेम है क्योंकि बिहार के लोग मैं जब भी मिलता हूँ बहुत हार्ड वर्किंग मिलते हैं मुझे, बहुत मेहनती होते हैं। बिहार के मरीज़ भी हमारे पास बहुत आते हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने बिगिनिंग में ही बताया था, सरकार का एफर्ट है जी कि एम्स जैसे अस्पताल, एम्स और एम्स जैसे अस्पताल हर प्रांत में डेवलप हों और इस सरकार का बहुत एफर्ट चल रहा है जी। एम्स पटना हो गया है जी। वाराणसी में भी एक टाटा कैंसर सेंटर बन गया है, मुजफ्फरपुर में भी आ रहा है जी। और कई मेडिकल कॉलेजेस में भी डेवलपमेंट चल रही है और यही नहीं, और एम्स के अलावा कई नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं बिहार में भी और कई और प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में। उससे क्या हो रहा है कि रीच बढ़ती जा रही है जी। जो पॉपुलेशन है वो हर छोटे शहर में उस मेडिकल कॉलेज में जा सकती है। जब मेडिकल कॉलेज होगा तो रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी भी आएगी, आने वाले टाइम में कैंसर की फैसिलिटी भी डेवलप होगी। अब ये जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन नहीं होगा, हर चीज़ का एक ग्रोथ फेज होता है, डेवलपमेंट फेज होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आज जिस दिन स्टार्ट हुई बन गई, उसमें डेवलप ग्रोथ होने में इट टेक्स 5 to 10 years, फिर जाके एक प्लेटो पर आता है। तो कई बार लोग कहते हैं अरे वो बना, कुछ डेवलप नहीं हुआ। नहीं, डेवलपमेंट स्टार्ट होते होते उसको अपने फाइनल आउटकम में आने में टाइम लगता है। अगर हम बोलें कि आज मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो आज तो डॉक्टर की कमी पूरी नहीं होगी, हाँ जी। वो तो डॉक्टर बनने में ही 5 साल लगने हैं, हर साल आएंगे, तो ये बढ़ते बढ़ते ये कमी पूरी होती है ना। तो ये जो डेवलपमेंट की साइकिल जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है। हाँ। मैं बहुत होप देख रहा हूँ इससे कि जो सरकार का एफर्ट चल रहा है ये पॉपुलेशन तक पहुंच रहा है और पहुंचेगा। उसका जिसको कहते हैं डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग होने की मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा एफर्ट चल रहा है। आई एम वेरी होपफुल पर्सनली जी। तो वो आप इसको जो आप ये अपने प्रैक्टिस में आप ऐसा देख पा रहे हैं कि आप कुछ पेशेंट्स को इन सेंटर्स में रिफर कर पा रहे हैं जिनका स्पेशली जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो? जी बिल्कुल करते हैं और हमारी इच्छा है ये हमारा रेफरल पैटर्न और बढ़े कि मरीज को अपने शहर में ही उसका ट्रीटमेंट हो सके। और मैं अगर देखूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो रहा है, ये मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। ऐसा भी है कि एम्स में भीड़ बढ़ रही है, बट वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस ऑफ द डिजीज बढ़ रही है, डायग्नोज ज्यादा हो रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी भीड़ बढ़ रही है, तो ये तो एक ग्रेजुअल साइकिल है जो पॉजिटिव और जा रही है। एंड आई एम पहले पता ही नहीं चलता था कि आई एम वेरी होपफुल कि जी वी आर इन द राइट डायरेक्शन। जी ग्रेट। सो एनी अदर मैसेज यू हैव? मैं यही बोलूँगा जी, कैंसर चाहे बड़ों में हो या बच्चों में हो, आज की डेट में बहुत सारे कैंसर क्योर हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसर कंट्रोल हो जाते हैं और कईयों में लाइफ हम नॉर्मल प्रकार से जी पाते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। और चाइल्डहुड कैंसर के लिए
द मैसेज इज चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल इन मेजॉरिटी। थैंक यू सो बहुत मच, थैंक यू वेरी मच।